हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही हर बार की तरह बस यही आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। और ये हमेशा अब अपने मस्तिष्क में आपने बसा लिया होगा। क्या बोलो, जल्दी डायलॉग बोलो। यस, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। क्या आपने ये जो सेंटेंस है वो अपने मस्तिष्क, दिल, दिमाग में बसा लिया है? क्या आप रखते हैं अपना ख्याल? तो इसी तरह से बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। यस, जिसमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री मिल रहे हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। अर्थात हमारा मींस मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करना, जिससे आप अपनी स्कूलिंग एकदम बेस्ट तरीके से कर सको और उसके साथ ही साथ आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसकी भी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि आप आगे चलकर किसी भी कंफ्यूजन में ना हो और किसी भी मतलब इस उतार चढ़ाव में ना आए। कहीं मस्तिष्क में ऐसे ना हो कि अब कौन से कहाँ एडमिशन लूँ, कहाँ मोटी मोटी रकम देनी होगी, तब कहीं जाकर हमें पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर कहीं हम परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। सो नो, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है और हर एक वीडियो को ध्यान से देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। इसी तरह से आपका और हमारा साथ होता रहेगा मजबूत और हम रहेंगे हमेशा के लिए कनेक्टेड, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए। आओ अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक गोधूली का पाठ 9 स्टार्ट कर दिया है। क्या आपने वीडियो देखा? बताओ जल्दी पाठ का नाम। अब आप सोच रहे होंगे मैम लिखा है। अरे भाई बिना देखे बताओ जल्दी कौन सा पाठ है? पाठ 9, आविन्यो। अब ये आविन्यो क्या है? किसी का नाम है? नो 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 मैम, किसी का नाम नहीं, ये तो किसी जगह का नाम है। ओके, मीन्स है तो संज्ञा या नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये जगह का नाम है। अब बताओ कि कौन सी जगह है ये, कहाँ है ये? इतना सुंदर स्थान देखो जरा, इतना सुंदर दृश्य लग रहा है जैसे बस यहीं पर रम जाओ, यहीं पर बस रमता जोगी हो जाओ और अन्यत्र कहीं नहीं जाओ। तो ये है एक जगह जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ है? फ्रांस, क्या या और कहीं? चलो, तो इसी पाठ के हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस इस वीडियो में। सो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो और हमेशा ध्यान से सुनना इस वीडियो के दौरान, क्योंकि हर एक प्रश्न जरूरी है ना? हम जब हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब कहीं जाकर हम उसके उत्तर को लिख पाएंगे परीक्षाओं में। ये तो नहीं कि कोई भी प्रश्न आए हम उसको उत्तर को रट रहे हैं, ये आविन्यो कहाँ था, आविन्यो कहाँ था, आविन्यो फ्रांस में था, आविन्यो, ऐसे नहीं। यदि आप प्रश्न को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर समझेंगे और ध्यान से उत्तर को भी सुनेंगे, तो आप अपने मस्तिष्क में अर्थात अपने माइंड में आंसर को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और परीक्षाओं में निडरता के साथ उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ मेरे साथ। यहीं ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क है एक, या तो ध्यान या यहाँ पर होगा या और कहीं पर होगा, क्योंकि हम दशानन नहीं कि 10 मस्तिष्क हों। एक से हम वीडियो देखेंगे, एक से हम थोड़ी सी इधर उधर की गॉसिप कर लेंगे, और तीसरे से हम टीवी में भी देख लेंगे, चौथे से हम अपने फ्रेंड से बात कर लेंगे। नो, जब आप वीडियो देख रहे हो, या तो मैं कहती हूं, हमेशा कहती हूं ना कि जो भी हम काम करते हैं बस उसी में फोकस्ड रहना है, फुल्ली फोकस्ड। अन्यथा ना तो वो काम सही से हो पाता है ना ये काम। कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इसलिए जब तक आप अपने आप को 100% रेडी या प्रिपेयर्ड ना कर लो कि यस नाउ आई एम रेडी टू वॉच हिंदी वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तब आपको आना है और ध्यानपूर्वक रहना है यहीं पर। ठीक है, चलो क्या आप मेरे साथ हो? जल्दी बताओ, क्या आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में रहोगे?
तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, ठीक है, अपने आंसर्स लिखना कि यस हमने प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जितने भी होंगे वो सुने हैं, समझे हैं, और हम फुल टाइम मतलब जितने भी, हाँ बिल्कुल, हर समय हम शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में रहे हैं मैम। सो यस दैट्स व्हाई आई लव यू ऑल। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आविन्यो क्या है और वह कहाँ स्थित है? बताइए। यही प्रश्न मैंने किया था कि आविन्यो क्या है, कहाँ है, कौन है? तो आविन्यो एक स्थान का नाम है जो कि दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक पुराना सा शहर है। पुराना शहर है, बहुत फेमस भी है, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है? आविन्यो दक्षिण फ्रांस में स्थित एक पुराना शहर है जो रोन नदी के किनारे है। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? कौन सा समारोह हुआ करता है, क्या समारोह हुआ करता है? क्या हमने आपने प्रीवियस वीडियो देखा जिसमें हमने पाठ का पूरा व्याख्या की थी? देखा ना कि उसमें प्रतिवर्ष रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए और आविन्यो अधिक प्रसिद्ध होता गया। और अब जो लेखक हैं उन्होंने इस पाठ की रचना कब की थी? लगभग 18-19 दिनों में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं कर डाली थी और तभी तो ये रचना की थी। तो यहाँ पर है गर्मियों में कब होते हैं वहां पर समारोह? गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष होता है। कहाँ होता है? देखो, गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह आविन्यो में हर वर्ष होता है। याद रहेगा? बोलो जल्दी, क्या है? गर्मियों में फ्रांस और यूरोप में अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय लोकप्रिय रंग समारोह, जहां रंगमंचमी है, उत्सव मनाए जाते हैं, तो वो प्रतिवर्ष होता है यूरोप और दक्षिण फ्रांस में, मतलब आविन्यो में। अगला प्रश्न, लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे? वहां उन्होंने क्या देखा और सुना? लेखक क्यों गए थे? बोलो, किसी को पता है? लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे? कौन सा काम था जिससे उन्हें आविन्यो जाना था? तो सुनो, पीटर ब्रुके का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक आविन्यो गए थे। लेखक एक बहुत बड़े साहित्यकार पीटर ब्रुके का विवादास्पद महाभारत, उस कार्यक्रम में जो कि हुआ करता था ना, अभी हमने देखा ना, कब हुआ करता था? गर्मियों में। ठीक है, तो उस कार्यक्रम में पीटर ब्रुके का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और लेखक को इसका आमंत्रण, इनविटेशन मिला था। इसी निमंत्रण पर लेखक आविन्यो गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। समझ में आया कि जो भी चर्च हैं, जो भी बड़े बड़े ऐसे स्थान हैं जहां पर पब्लिक या ऑडियंस आ सकती है, तो वो पूरे रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है वहाँ का, मज़ा आ जाता है चारों तरफ, जैसे बस बहुत सुंदर दृश्य, और लगता है जैसे बस मन यहीं रम गया है और अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो अब ये लिखना है कि क्यों गए थे? पीटर ब्रुके का विवादास्पद महाभारत वहां उस कार्यक्रम में पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उसी का आमंत्रण लेखक को मिला था, इसलिए लेखक आविन्यो गए थे। अब प्रश्न आया, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ स्थित है, अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? क्या है ला शत्रुज? शत्रु तो हिंदी का शब्द है, शत्रुज बहुत सारे शत्रुओं। ला मीन्स लॉ है क्या? कोई नियम है या कानून है? क्या है ये? यदि वर्ड के अकॉर्डिंग, यदि शब्द के आधार पर हम देखें तो हम कहेंगे, यदि हमने नहीं पढ़ा है तो कोई होगा भाई, नियम होगा कोई, मतलब शत्रुओं का, ऐसा कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सुनो, ये क्या है? दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था।
किसने? फ्रेंच के शासक जो थे वो पोप पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। यह आवेन्यू में है। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। कला केंद्र समझते हैं जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो सके, कल्चरल एक्टिविटीज हो सके। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है, वही है ला शत्रूज। क्या है ये? फिर से देखो, फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था और यह आवेन्यू में है। आवेन्यू हम पढ़ ही रहे हैं, तो याद रखना कि दक्षिण फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था जो कि आवेन्यू में है। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। कला केंद्र मतलब अभी बताया ना मैंने कि जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके। तो यह केंद्र इन दोनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो रंगमंच का स्थान है, जो कला केंद्र है, वही ला शत्रूज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? बोलो, जल्दी बोलो यार। हुआ? वेरी नाइस। चलो तो चलते हैं आगे। ला शत्रूज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। अब थोड़ा सा, अभी तो हमने ये जाना कि आखिर ला शत्रूज है क्या। अब प्रश्न में बहुत अच्छे से पूछा गया है कि आखिर ला शत्रूज क्या है, कैसा है, क्या होता है, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, या थोड़ा सा उसका विस्तृत विवरण देना है, डिस्क्रिप्शन देना है हमें। तो अब सुनो, ला शत्रूज क्या है बताओ। पहले तो फ्रेंच शासकों द्वारा पोप पर नजर रखने के लिए किले का निर्माण करवाया गया था और उस किले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक स्थान केंद्र बना था जो कि ला शत्रूज है। ला शत्रूज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किले में काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। अब सुनो, मठ समझते हो, मतलब बड़ा सा एक स्थान जहां पर, एक सेकेंड, ओके, देखो, बड़ा सा एक स्थान जो कला केंद्र बन गया, ईसाई मठ है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर, इस्लाम धर्म में मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, ठीक है, गुरुद्वारे, ये होते हैं ना। तो ऐसे ही ईसाई मठ भी, मठ मतलब वही स्थान जहां पर सभी धार्मिक जो अनुयायी हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, वो वहां पर अपना जो भी है धर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, ठीक है। तो ला शत्रूज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किले में काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है, वो स्थान जहां पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं। संत तो समझते हैं, संत महात्मा, जैसे मंदिरों में गुरु रहते हैं, ठीक है, चर्च में पादरी भी रहते हैं। तो उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं। दो दो कमरों के चैम्बर्स सुसज्जित हैं। दो दो कमरों के चैम्बर्स बने हुए हैं कि यहाँ दो, फिर वहां दो, इस तरह से दो दो के चैम्बर्स बने हुए हैं। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। जो भी चैम्बर है उनके जो मेन गेट हैं वो कहाँ खुलते हैं? कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में, जहां कब्रगाह बने हैं। कब्रगाह समझते हैं जहां पर दफनाया गया हो, कब्र बनी हो जहां, तो वहां उनके गेट खुलते हैं। कार्थूसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है और जो कार्थूसियन संप्रदाय है, जो ईसाई मठ जहां बना है, वो मौन मतलब एकदम साइलेंट में विश्वास रखते हैं। वो अधिक कचर पचर चक्कर पचर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। उनका यह है कि एकांत या एकाग्रता जब ही, मतलब मन को एकाग्रचित तभी किया जा सकता है जब हम मौन रहें, तो वो मौन पर रखते हैं विश्वास। उनके द्वारा ला शत्रूज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है। ला शत्रूज मतलब मौन, एकदम साइलेंट। कभी कभी आपने क्या ऐसा देखा है, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं हम, कि कभी कभी भोजन करते समय कोई मौन व्रत धारण कर लेता है कि खाना खाते समय नहीं बोलना है। सुना है कभी ऐसा? तो ऐसा भी होता है। तो वहां पर उनके द्वारा ला शत्रूज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है। अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। मतलब वहां कोई हलचल ज्यादा नहीं होती है, बस आराम से मौन के साथ होता है। जब कभी साल भर में एक बार जब कार्यक्रम होते हैं तब भले ही रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाती है। आगे अगला प्रश्न है, लेखक आवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे थे? लेखक की उपलब्धि क्या रही वहां पर? सबसे पहले कि लेखक अपने साथ क्या लेकर गए थे। एक लेखक, एक राइटर अपने साथ भला क्या लेकर जा सकते हैं, बताओ?
राइटिंग के लिए कुछ ले गए होंगे, कलम पेन, या एडवांस तरीके से कोई जैसे टाइपराइटर वगैरह, क्या ले गए होंगे वो? देखो, लेखक आविन्यो अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे। और वहां वे 19 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर सन 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं की। 19 दिनों, ठीक है। तो लेखक अपने साथ जब आविन्यो गए थे तो क्या लेकर गए थे? टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे, कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे, और वहां उन्होंने 19 दिन रहकर 24 अक्टूबर से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, ठीक है। तो कितने दिन हो गए? 15, 18, 19 हो गए, ठीक है। तो वो गए थे, यहाँ पर 19 दिन रहे थे, और वहां पर रहकर उन्होंने 35 कविताएं लिखी, 35 कविता, सोचो, और 27 गद्य रचनाएं की थी, ठीक। समझ में आया? टाइपराइटर लेकर गए, 3-4 पुस्तकें लेकर गए, कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, क्या आप इस शब्द से वाकिफ हो? मानवीकरण किसे कहते हैं? ओके, चलो एक और प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप अलंकार से परिचित हो? अलंकार किसे कहते हैं? कभी सुना है? ओके, मैं बता देती हूँ कि जो बिल्कुल सुना होगा आपने। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब आभूषण, चलो मैं एक दिन अच्छे से आभूषण पहनकर आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि अलंकार ये है। ओके, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण, गहने, ठीक है, ऑर्नामेंट्स पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। और मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष। याद रहेगा? नहीं रहेगा? चलो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार याद रहेगा। अर्थ अलंकार का भेद है मानवीकरण। मैं आपको जब व्याकरण वीडियो आप देखेंगे ना, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बिल्कुल आपके लिए हम ये तैयार करने वाले हैं कि आपको व्याकरण भी हम पढ़ाएंगे कि क्या क्या है आपके व्याकरण में और किस तरह से आपको। तो जो अर्थ अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं मुख्य: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो मानवीकरण अलंकार वो अलंकार होता है जिन कविताओं में मानवीय क्रियाओं का वर्णन मानव के अलावा प्रकृति पर कहीं भी किया जाता है, तो मानवीकरण। जैसे मान लो मैं कहूं आपसे, देह की पतली कमर की है लचीली, आपको क्या लगेगा कि मैं क्या वर्णन कर रही हूं, किसके बारे में बात कर रही हूं? बोलो, मैं फिर से बोलूं, देह मतलब शरीर। देह की पतली कमर की है लचीली, क्या लगता है आपको कि मैं किसी युवती, कन्या, स्त्री के बारे में चर्चा कर रही हूं? लेकिन नहीं, कविता में अलसी, अलसी जानते हो, एक फसल होती है अलसी, उसका वर्णन किया है कवि ने। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है। अर्थात मानवीकरण अलंकार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है मानव के अलावा प्रकृति पर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, हवा, सब पर, जो मानव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि प्रकृति पर कहीं भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जो मानव पर ना हो, मतलब मानव के लिए किया जाए लेकिन मानव के अतिरिक्त, मानव के अलावा कहीं और किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो सुनो, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। अब देखो यही स्पष्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा मीन्स क्या होता है? प्रतीक्षा मीन्स होता है वेट। वेट मतलब प्रतीक्षा ना, कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। लेकिन इस तरह से यदि प्रतीक्षा मतलब इंतजार, इंतजार हो रहा है, अब आ रहे होगे वीडियो देखने, अब आ रहे हो, क्या लाइक कर दिया? इंतजार कर रही हूं मैं। क्या शेयर कर दिया? इंतजार कर रही हूं मैं। तो प्रतीक्षा मतलब इंतजार। अब यहां पर इंतजार या प्रतीक्षा कौन करता है? हम मनुष्य। लेकिन लेखक ने क्या लिखा है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, पत्थरों के लिए प्रतीक्षा, अर्थात मानवीकरण अलंकार। क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ? ठीक है, यही है। तो शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? तो कवि महोदय का एकांतवास, मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। कहां? ला शत्रुज, ठीक है। तो जहां कवि महोदय थे, एकांत में वास, एकांत में मतलब जहां कहीं भी कवि रचना करते हैं वो भीड़ भाड़ में बैठकर नहीं करते हैं, आराम से एकांत जहां होता है वहीं पर करते हैं, ठीक है।
तो वहीं थे, उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। कहते हैं ना, जहां जिस भी वातावरण में हम रहते हैं, हम भी उसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं, या हम अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं, और हो ही जाता है, स्वाभाविक है। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ, क्योंकि वो एरिया ही वैसा था। उन्होंने एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। अर्थात वहां उन्होंने देखा कि पत्थर है, ये है, वो है, ऐसा लग रहा है सब के सब मौन व्रत में धारण किए हुए हैं और किसी न किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कुछ भी, मतलब ऐसा कल्पना थी। ऐसा लगा कि पत्थर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहां पर इस कविता में कवि ने पत्थरों का मानवीकरण किया है। समझ गए? अगला प्रश्न है, आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? अर्थात आविन्यो शहर जो था दक्षिण फ्रांस में, तो उनको आविन्यो कैसा लगा और उस स्थान के प्रति, उस शहर के प्रति लेखक अपना सम्मान किस तरह से प्रकट करते हैं, किस तरह से व्यक्त करते हैं? वे देखो, वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। वाओ, देखो जरा, अच्छे से सुनो, देख रहा हो मेरे पास? हाँ, वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। आविन्यों का चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या, किस तरह से उन्हें अनुभव हुआ। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। भय भी था, पवित्रता भी थी, आसक्ति भी थी। आसक्ति समझते हो? चाह, ठीक है। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यों को उसी के मठ में रहकर लिखी गई। मतलब जब लेखक आविन्यों गए और वो मठ जो था ला शत्रुज, वहीं पर रहकर उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया। मतलब वहीं रहकर, आविन्यों में रहकर ही आविन्यों के बारे में लेखक ने लिखा। तो ये लिखा है कि यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। आविन्यों को उसी के मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रजाति भी। जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। अर्थात कवि महोदय जी ने आविन्यों में रहकर जो भी पाया, जो भी प्राप्त किया, क्या क्या बातें की, उन्होंने वहाँ के नज़ारे देखे, फिर आविन्यों का जो ला शत्रुज है मठ, ईसाई मठ, वहाँ की पवित्रता को देखा, वहाँ के मौन को देखा, और पूरी तरह से कवि या लेखक महोदय भी उसी में रम गए थे। तो वो किस तरह से जो उन्होंने पाया, मतलब जो 19 दिनों में उन्होंने वहाँ पर पाया, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है कि आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने लिख दिया है, यहीं से शुरू करना है कि वे सुंदर, सघन, सुनसान दिन और रातें, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। सुनसान थी, पवित्र थी, और थोड़ा भय भी था क्योंकि सुनसान थी। दिन और रातें, दिन भी सुनसान क्योंकि मौन था, रातें भी सुनसान क्योंकि मौन के साथ साथ अंधकार भी था। तो कुछ डर था, कुछ आसक्ति थी, डर भी था और कुछ चाह भी थी। ठीक है, यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। अर्थात जितने दिन वो वहां रहे, वहां उन्होंने क्या अनुभव किया, वो सब कुछ इस पुस्तक में है। आविन्यों को उसी मठ में लिखी गई कवि प्रजाति, तो जो उन्होंने पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। समझ आया? लिख दोगे आप कि कवि ने आविन्यों में 19 दिन रहकर किस तरह का अनुभव किया, तो आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? ओ वाह, कभी ये प्रश्न सोचा था हमने मन में? नहीं तो, कि क्या मनुष्य की भी पत्थर से तुलना की जा सकती है? हाँ, ये तो जरूर सुना था, बड़ा पत्थर दिल इंसान है ये। तो पत्थर दिल का मतलब कि उसका जो सॉफ्ट हार्ट है वो पत्थर बन गया। तो यहां पर कवि महोदय जी ने, लेखक महोदय जी ने मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता की है। अब बताओ, पत्थर और मनुष्य में क्या समानता है? पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो मौन है, वहीं हम इंसान तो चलती फिरती मूर्ति हैं। मूर्ति मतलब हम भी कभी कभी शांत हो जाते हैं। शांत मतलब एकदम शांत नहीं होते, एकदम शांत तो मतलब फिर हम रहेंगे ही नहीं, हम तो चले जाएंगे। तो एक बड़ा अनोखा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य और पत्थर की समानता क्या है। सुनो, मानवीय जीवन में सुख और दुख,
के समय व्यतीत होते हैं। बिल्कुल सही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी जीवन में मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख हो। नॉट पॉसिबल, असंभव। सुख दुख, अच्छा बुरा, दिन रात, सुबह शाम, खुशी गम, ठीक है, ये सब होता है, हंसना रोना, ये सब होता ही है। तो अब यहां पर मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते ही हैं। बिल्कुल सही है। जीवन परिवर्तनशील, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल सही। परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता रहता है, हमेशा आगे जाते जाते कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, सदा एक सा नहीं रहता। ये भी बिल्कुल सही है। मानव उतार चढ़ाव देखता है, कभी खुशी या कभी कुछ विकास की ओर जाएगा, कभी अचानक से वो दिन कितने अच्छे थे, अब क्या हुआ, हे भगवान तूने क्या किया। मतलब उतार चढ़ाव, दुख सुख आते रहते हैं, ये है ठीक। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। ओहो, देखो जरा, उन्होंने पहले मनुष्य जीवन के बारे में बताया कि मनुष्य सुख दुख का बिल्कुल एक पुतला है, या यूं कहें कि मनुष्य जीवन में सुख दुख का आना तय है और समय परिवर्तनशील है, कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं। तो यहां पर पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। शीत ताप समझते हो, शीत मतलब सर्दी ठंडी जाड़ा, और ताप मतलब गर्मी तपती दोपहरी। तो मनुष्य शीत और ताप, अर्थात शीत मतलब सुख, ताप मतलब गर्मी मतलब दुख, तो वो भी मनुष्य की तरह शीत और ताप का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है कि हम, अरे तुम्हें नहीं पता हमारे जमाने में तो ये होता था, या हम आपसे ही कहेंगे कि पता है जब हम पढ़ते थे तब ऐसा होता था वैसा होता था, आजकल तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो ये है कि हमेशा मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता ही है, कहता ही है। तो पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रहता है। हाँ, ये भी सही है कि कहते हैं ना कि अरे वो किला है, प्राचीन किला पत्थरों से निर्मित है, तो वो भी तो अपने उसमें प्राचीनता को सहेज कर रखता है, संभाल कर रखता है। वाह यार, ये भी सही है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। अब यहां यह पूछा था कि समानता क्या है और विषमता, भिन्नता क्या है। तो समानता ये आई कि परिवर्तनशील है, परिवर्तनशीलता के साथ साथ बहुत सारा वो धूप ताप शीत सब कुछ सहता है, मनुष्य वैसे ही पत्थर भी सहता है। अब आती है विषमता की बात, भिन्नता की बात। तो क्या है कि मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है, दुख हुआ तो रो कर अपने दुख को हल्का कर लेगा, खुशी हुई तो सबके साथ मिलकर ठहाके लगाकर उसको बिता लेगा। लेकिन बेचारा पत्थर तो मौन रहता है, पत्थर मूक रहता है, साइलेंट रहता है, हर स्थिति से गुजरते हुए अभिव्यक्त नहीं करता। वो व्यक्त नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मेरे साथ क्या क्या घटित है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निशब्द कविता रचता है। मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थरों की समानता और विषमता दोनों है। वाओ, सच में ये प्रश्न तो शायद कभी भी मस्तिष्क में नहीं आया होगा कि मनुष्य और पत्थर में भी कोई समानता है, या समानता होगी तो विषमता भी होगी। ये है, सुना जरूर था कि वो तो पत्थर दिल इंसान है भाई, मित्र कठोर दिल है, लेकिन मनुष्य की तुलना पत्थर से की गई है, काबिल तारीफ है। तो यहां पर समझ में आया आपको, इस तरह से हम लिख देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस कविता से आप क्या सीखते हैं? जो लेखक ने लिखी, क्या बताओ जल्दी। लेखक की थी कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, जिस तरह से मनुष्य प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार से पत्थरों को भी प्रतीक्षारत बताया है उन्होंने। तो यही प्रश्न है कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं। इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना। वाओ, एक और बताऊं, आपने सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए जब भी मेहनत करें किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो उसका डंका पहले से ना पीटें कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये नो नो नो, साइलेंट मोड में आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक काम करो, और जब सफलता प्राप्त हो ही जाएगी तो वो अपना डंका
खुद बजा देगी। तो इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस कविता में हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए। प्लीज यार, याद रखना हमेशा कि कोई भी कार्य जब आप करने जा रहे हो जिसमें आपको लगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो डींगे नहीं मारना है। काम होने से पहले अपने काम के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करना कि देखना तुम लोग नहीं कर पाए, मैं तो ऐसे करके रख दूंगा, ये करके रख दूंगा, वो करके रख दूंगा। और अक्सर ऐसा होता है कि फिर वो कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए कार्य करने से पहले, लक्ष्य पर मतलब पहुंचने से पहले मौन रहकर शांति से अपना कार्य करना है। अनेक प्रकार के झंझावातों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। झंझावात मीन्स कठिनाइयां, परेशानियां, मुश्किलें, बाधाएं, ये आती ही हैं। इन सब को पार करते हुए चले जाना है अपने कर्म पथ की ओर। ठीक है, चलो आगे। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? अब लेखक नदी के तट पर बैठे हैं तो क्या अनुभव हुआ था? पहला वीडियो याद करो, व्याख्या वाला, कि ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी स्थिर है और तट या किनारे चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि ऐसा लग रहा था जैसे नदी का जो पानी है वो तो स्थिर है और किनारे जा रहे हों एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, और हम तो उसमें बैठे हैं, हमें लगता है ये पेड़ पौधे भाग रहे हैं, ये दृश्य जा रहा है, हम तो वहीं स्थिर हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। ठीक है, चलो। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? अब जहां कहीं भी हम जाते हैं किसी न किसी की याद तो आती है, कुछ ना कुछ तो हमें याद आ जाता है कि हाँ वो स्थान ये ऐसा है, वो वैसा है। तो इसी तरह से लेखक जब वहां थे नदी के तट पर, नदी के किनारे पर, तो उनको भी किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता की याद आ गई। कवि हैं, लेखक हैं, तो इसी तरह की याद आएगी उनको, है ना? क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। ऐसा लगा उनको कि वे स्वयं नदी हो गए हैं और बहुत सुंदर दृश्य उनको लग रहा है। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? अभी हमने क्या देखा था प्रश्न, कि लेखक ने मनुष्य और पत्थरों में क्या समानता और क्या विषमता बताई है। अब प्रश्न आ गया कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता, एक नदी और दूसरी कविता, उसमें क्या समानता है? क्या कोई समानता है? नदी निरंतर चलती रहती है, कविता वो भी तो निरंतर चलती रहती है। नदी कभी पुरानी नहीं होती तो कविता भी कभी पुरानी नहीं होती। और नदी कल कल करती हुई अपना इंपोर्टेंस, अपना महत्व सबको बताती है। कविता वो भी तो युग बीत जाने पर भी अपनी सत्ता अर्थात अपना जो प्रभुत्व है वो कायम रखती है। अब देखते हैं लेखक के अनुसार क्या है। जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से आकर जल मिलते हैं और वह प्रभावित होकर सागर में समाहित हो जाते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता, टोटा मतलब कमी नहीं होती। उसी प्रकार कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमाओं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती हैं। जैसे नदी सागर में, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओरे ताल मिले नदी के। ये जो गीत गाया है उन सबको हम नमन करते हैं, संगीतकार को नमन करते हैं और क्षमा चाहते हैं यदि मैंने सही से नहीं गाया है तो। लिखा है कि नदी जिस तरह से सागर में मिल जाती है लेकिन उसके बाद भी वो अपना अस्तित्व नहीं खोती, उसका जल कम नहीं होता, उसी प्रकार से कविताएं भी तो कब से चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं, परंतु वे महत्व अपना बनाए हैं। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां, प्रतीतियां आकर मिलती हैं और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी
जल रिक्त नहीं होती, मतलब जल के बिना नहीं रहती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। बहुत प्यारी है कि जैसे नदी, ये याद रखना आप, हाँ, जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शविता रिक्त, शब्द रिक्त नहीं होती। ओके, क्या नहीं होती? कविता शब्द रिक्त नहीं होती, मतलब कविता शब्दों के बिना नहीं रहती, जैसे नदी जल के बिना नहीं रहती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है, जो कि एकदम सही है। ठीक, चलें अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया? समझ में आया? चलो एक बार और पढ़ देती हूं। जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, सदियों से साथ रही है ना, नदियां चली आ रही हैं बिल्कुल सदियों से, उसी प्रकार से कविता भी हमारे साथ सदियों से रही है। फिर नदी में विभिन्न जगहों से आकर जल मिल जाता है, उसी प्रकार से कविताओं में भी तो कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाकर कविता अपना रूप लेती है। फिर है कि हर दिन सागर में समाहित होने के बाद, मतलब जाती है समुद्र में, सागर में मिल जाती है, लेकिन फिर भी उसमें जल की कमी नहीं होती। ठीक उसी तरह से कविता में भी तो विभिन्न विडंबनाएं आती हैं, भाव भंगिमाएं आती हैं, कई तरह की छवियां प्रतीतियां आकर मिलती हैं, तदाकार होती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। अनेक समानताओं के साथ कवि ने नदी और कविता की तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तटस्थ, नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है। ठीक है, अपने साथ कर ही लेती है। कविता में भी ना जाने कहां से कैसी कैसी विडंबनाएं, बिंबमालाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन की छवियां प्रतीतियां आकर मिलती हैं और तदाकार होती हैं। हम इसकी अभिभूति से बच नहीं पाते हैं। जिस तरह से जब कहीं नदी के तट पर जाएंगे, जब किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे, तो हम उसमें डूबे बिना, डूबे मतलब उसमें लीन हुए बिना नहीं रह पाएंगे, उसमें हम भीग जाएंगे, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कविता भी तो जब हम पूरे ध्यान से पढ़ते हैं तो कविता हमारे सीधे दिल तक पहुंचती है। कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, कितनी सदियों से चली आ रही कविता, तब भी वे अपना महत्व कायम किए हुए हैं और हमेशा रखेंगी अपने महत्व को। ओके, आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को सुना है ना यार? सुनना है, समझना है, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, टेस्ट में पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यस, मुझे आंसर आता है, लाली मैडम से पढ़ा है, मैग्नेट ब्रेन्स पर देखा है। तो इस तरह से अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड होकर यहाँ पर वीडियो देखना है आपको, और इसी तरह से आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, जेएआईबी, सीएआईबी, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस। अब मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप कैसे हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, या और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस उपलब्ध है ना। तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी। क्या देखना है? गोधुली। ओके, या फिर आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक किया, जैसे पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम प्रथम सीढ़ी है हमारे हिंदी विषय की। तो जब आप पाठ्यक्रम का या सिलेबस का वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। मैं हमेशा कहती हूं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मतलब फुल ऑफ कंसंट्रेशन से, एकाग्रचित्त होकर देखो। और जब आप अच्छे से देखोगे, वीडियो को सुनोगे, उसके बारे में जो इन्होंने बोला है, आपकी लाली मैडम ने जो भी बोला है, उसको ध्यान से सुनकर समझोगे तो समझ में तो आएगा ही आएगा, पसंद भी आएगा आपको, आप बोर फील नहीं करोगे। ठीक है, जब पसंद आ ही गया है तो लाइक करना है, हाँ, सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी विषय की वीडियोस जब भी अपलोड हो तुरंत आपके पास टन नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसी तरह से अधिक से अधिक शेयर करना है। शेयर करो ताकि आपकी तरह और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वे सब स्टूडेंट्स वे मैग्नेट ब्रेन्स बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्नचित रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।